हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका पुनः एक नए वीडियो के साथ और नई सीरीज के साथ आपका स्वागत है। भाषा जो है ना, नियमों से नहीं बल्कि साहस से जन्म लेती है। मतलब आपके अंदर साहस होना चाहिए भाषा को प्रयोग करने के लिए। लेकिन ध्यान से ये बात जानिए कि जब साहस को संरचना मिलती है, जब शब्दों को दिशा मिलती है, जब विचारों को का संतुलन मिलता है, तब भाषा शक्ति बनती है। अर्थात तभी भाषा, जब इन चीजों को, जब आपकी भाषा में संरचना हो, साहस की संरचना हो। ऐसा नहीं केवल जो है कोरा साहस हो, या जो है दिशाहीन शब्द हो, या दिशाहीन विचार हो। इन सब चीजों का जब संतुलन बनता है, तब भाषा एक शक्तिशाली, सुंदर और एक्सप्रेसिव बनती है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए कुछ चीजें हमें जानना पड़ता है। तो आज हम ग्रामर की किताब नहीं खोल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको लिख दिया कि एंड ग्रामर, तो ये ग्रामर है। ये ग्रामर की किताब नहीं खोल रहे हैं। आज हम अभिव्यक्ति का एक नक्शा प्रस्तुत कर रहे हैं, एक सिस्टम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि शब्द कैसे जीते हैं, अर्थात शब्द का जीवन क्या होता है। आज हम शब्द गढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ग्रामर को सीखेंगे या ग्रामर की बहुत ऊंची बातों को सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ग्रामर के सिस्टम को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन भाषा को जो है साहस को एक संरचना देने के लिए, शब्दों को दिशा देने के लिए, विचारों को संतुलित करने के लिए कुछ चीजों को हमें सीखना है। और उन्हीं चीजों को सीखने के लिए आज जो टॉपिक है, यह है पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर क्लास 9th एंड 10th और एज ए स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में भी इनकी आवश्यकता होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है अपनी भाषा को सुंदर नहीं बना सकते बिना इनके जाने हुए। तो आज हमें इन्हें जानना, एक एक करके जानना है। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। तो सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए आपको देखना यह है कि इन इंग्लिश एवरी वर्ड हैज सम वर्क। हर इंग्लिश में जो होता है ना, इंग्लिश जो भाषा है, उसमें बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वो शब्द का एक काम होता है, एक फंक्शन होता है। टू डू इन अ सेंटेंस, जो काम वो करते हैं। डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप, और इन शब्दों को डिफरेंट ग्रुप में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। द वर्क अ वर्ड डज इन अ सेंटेंस डिसाइड्स इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो वर्क होता है आप एक वर्ड का, जो काम करता है, वही उस सेंटेंस में डिसाइड करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब बात आती है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंस क्यों है, इनका महत्व क्यों है। सबसे पहले ये जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्व क्यों है। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंस, व्हाई आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट, क्यों महत्व है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस मेक सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानिए कि ये हमें सेंटेंस को बनाने में सहायता करते हैं। दे हेल्प अस स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ये हमें सहायता करते हैं करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए। दे मेक अस ग्रामर इजी, वो हमारे ग्रामर को इजी बनाते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। दे हेल्प अस अवॉइड मिस्टेक, ये हमें गलतियों को अवॉइड करते हैं, हम गलतियों से बचाते हैं, सहायता करते हैं कि हमसे गलती न हो। दे इंप्रूव बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ये हमारी जो है दोनों चीजों को, राइटिंग स्किल को भी और स्पीकिंग स्किल को भी डेवलप करते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि ये क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल। हमें इसको सिंपल एग्जांपल के साथ देखना है। सेंटेंस, द स्मॉल बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। सबसे ये चीज है कि ये एक सेंटेंस आया हुआ है, द स्मॉल बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। एक छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा है। अब देखिए इनके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा जान लीजिए, इससे आपको बहुत सहयोग मिल जाएगा। जैसे ये वर्ड है, इसमें द है, स्मॉल है, बॉय है, इज प्लेइंग है, इन द पार्क है। तो इनके वर्क इट डज, जो ये कौन से काम करते हैं, पॉइंट टू ए नाउन, ये नाउन को पॉइंट्स करता है और इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल कहा जाता है। दूसरा होता है स्मॉल, इसमें आता है डिस्क्राइब्स द बॉय, ये वर्णन करता है बॉय के बारे में कि बॉय कैसा, इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। बॉय है नेम ऑफ अ पर्सन,
इसमें बॉय किसी चीज आदमी का नाम है, ये नाउन है। फिर उसके बाद इस प्लेइंग शोज एक्शन, ये एक्शन शो करता है तो ये वर्ब है। और इन है शोज रिलेशन, ये रिलेशन को बताता है कि कहां पे है तो ये प्रीपोजिशन इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद द आता है, पॉइंट्स टू ए नाउन, नाउन को बताता है तो ये आर्टिकल करता है। फिर उसके बाद जो पार्क है, नेम ऑफ प्लेस, तो ये भी नाउन है। अर्थात अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको एक दो इसमें नाउन का प्रयोग हुआ है। चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या चीज, ये टोटल 8 है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक वर्ड आया था आर्टिकल, इसमें नहीं है। आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं रखा जाता है, इसको बाद में मैं वर्णन करूंगा कि ये क्या है। तो इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको भूल जाते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन नाउन क्या है, तो नाउन की बात आएगी। देखिए नाउन ये नेमिंग वर्ड इसे कहा जाता है, इसे नेमिंग वर्ड कहा जाता है। प्रोनाउन जो है रिप्लेसिंग वर्ड कहा जाता है, रिप्लेस करता है किसे, नाउन से, नाउन से ये रिप्लेस होता है। फिर उसके बाद ये एडजेक्टिव एक शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। देखिएगा इस मार्क को याद रखिएगा कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फिर उसके बाद वर्ब आता है, ये एक्शन वर्ड कहा जाता है, एक्शन वर्ड कहा जाता है, ये काम को बताता है जैसा कि ऊपर मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद एडवर्ब आता है, ये एडवर्ब जो है बेसिकली वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और खुद अपनी भी ये विशेषता बताता है। ये मार्क याद कीजिएगा कि ये बेसिकली तो सब पहले नंबर पर ये इसी की विशेषता बताता है, लेकिन दूसरे नंबर पर ये आता है दूसरे की जो है ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है एडवर्ब, और खुद अपनी भी विशेषता बताता है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, ये मैंने बता दिया है कि ये संबंध स्थापित करता है। कंजंक्शन एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ता है। इंटरजेक्शन हम जो है भाव को प्रकट करता है। एक एक करके हम थोड़ा सा इसको अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि ये नाउन, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव होता क्या है, इसको जान लीजिए। इसको हिंदी भी थोड़ा सा मैं दे रहा हूं। जैसे देखिए सबसे पहले है नाउन है, संज्ञा, इंट्रोडक्शन टू द नाउन है। अर्थात इसे नाउन क्या होता है, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी। ये नाउन जो है एक शब्द होता है जो नेम्स, नाम बताता है, किस चीज का नाम बताता है, अ पर्सन का, प्लेस का किसी स्थान का, थिंग्स किसी चीज का, किसी एनिमल का, किसी विचार का, किसी फीलिंग का और किसी क्वालिटी का, ये नाम बताता है। ध्यान दीजिएगा क्वालिटी एडजेक्टिव होता है, नाउन भी होता है। बट अ नाउन इज नॉट जस्ट ए नेमिंग वर्ड। ध्यान दीजिएगा कि नाउन जो है, सब लोग ये कहते हैं कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है। ये नॉट अ जस्ट नेमिंग वर्ड, it is one of the most important parts of sentence because it usually acts as, ये कैसे काम करता है, इसका एक्शन क्या होता है, ये जो है द सब्जेक्ट बनता है, who or what performs the action, काम कौन करता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले आपको बताता है कि काम कौन करता है। दूसरा इसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट बनता है, who or what received the action, अर्थात कौन एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि एक्शन का असर किस पे पड़ता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ये है, रीनेम्स और डिस्क्राइब्स दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फिर वो रीनेम करता है, उसको कुछ और बताता है। तो ये जो नाउन होता है ये कई तरीके से आपको को एक्शन करता है। ये ध्यान दीजिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं, विदाउट अ नाउन अ सेंटेंस कैन नॉट टेल अस व्हाट इट इज अबाउट, ये किसके बारे में है हम इसको नहीं बता सकते हैं बिना नाउन के। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं इसको क्या कह रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिया प्लेस फुटबॉल, तो इसमें रिया सब्जेक्ट है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है। शी बॉट अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है, बुक जो है ऑब्जेक्ट है और ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्चू, इसमें वर्चू जो है नाउन शोइंग क्वालिटी है, ये नाउन है और शोइंग क्वालिटी है, तो ये भी नाउन की तरह, वर्चू भी क्वालिटी की तरह ये काम कर रहा है, ये क्वालिटी है, लेकिन जो है ये नाउन शोइंग है, नाउन को शो करता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अ नाउन कैन नेम किसको, समथिंग वी कैन सी, जैसे टेबल, कार,
एक नाउन वो चीज है जिसको हम देख सकते हैं, समथिंग वी कैन नॉट सी, जैसे लव है, ऑनेस्टी है, फ्रीडम है, ये सब भी नाउन है, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो ये चीज थी। इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो इसको मैंने हिंदी में भी दिया है और इसका एग्जाम्पल उदाहरण भी हिंदी में दे दिया है। आप एक एक करके इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो ये आप दोनों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। चलिए, टाइप्स ऑफ नाउन जो होता है इसमें जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ नाउन कौन से होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मेनली डिवाइड्स नाउन इनटू 5 मेन टाइप्स, 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन। इसका जब हम डिटेल नाउन पढ़ेंगे, नाउन एक डिटेल आपका नोट आएगा, उस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर आइए नेक्स्ट, इसमें आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। सबसे पहले व्हाट इज प्रोनाउन जान लीजिए, सर्वनाम का परिचय जान लीजिए कि सर्वनाम होता क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा होता है, प्रोनाउन वो शब्द होता है जो यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीट करने को अवॉइड करने के लिए, अर्थात एक नाउन को बार बार रिपीट न करना पड़े, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मेक सेंटेंस क्लियर, स्मूथ एंड नेचुरल। अगर बार बार हम एक ही नाउन का प्रयोग करेंगे तो होगा क्या कि वो सेंटेंस की, वाक्य की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो उसके ऐसी तैसी से बचाने के लिए और सेंटेंस को क्लियर स्पष्ट करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, उसमें फ्लो हो उसके लिए और उसको नेचुरल बनाने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। If nouns are repeated again and again, the sentence becomes awkward and heavy. तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि अगर आप नाउन को बार बार प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बिकम awkward, वो जो है awkward हो जाएगा, जो है मतलब जो अच्छा लगने वाला नहीं होगा, और हेवी और भारी भरकम भी हो जाएगा। इसलिए उसका जो है नाउन को बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल विदाउट प्रोनाउंस जो है, एक ध्यान दीजिए। रिया सेड दैट रिया विल ब्रिंग रियाज नोटबुक। रिया ने कहा कि रिया लाएगी रिया की नोटबुक। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। रिया ने कहा, क्या कहा? रिया ने कहा कि रिया लाएगी रिया की नोटबुक। तो ये बार बार रिया का जो आ रहा है तो इसको करेक्ट सेंटेंस बना दिया गया है। रिया सेड दैट शी विल ब्रिंग हर नोटबुक। अब ध्यान दीजिएगा, दस अ प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन refers back to the something already mentioned। रिफर्स बैक, रिफर करती है बैक टू द समथिंग, कुछ चीज को रिफर कर देती है ऑलरेडी मेंशन, जो पहले मेंशन है उसी को वो फिर मेंशन कर देती है। मेक्स कम्युनिकेशन नेचुरल, जिससे ये जो प्रोनाउन है वो कम्युनिकेशन को नेचुरल बना देता है। कनेक्ट सेंटेंस स्मूथली, और जो है सेंटेंस को स्मूथली जो है कनेक्ट कर देता है। आगे देखिए, द नाउन दैट अ प्रोनाउन रिप्लेस, जो नाउन जो प्रोनाउन को रिप्लेस करता है, इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट उसे कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल लॉस्ट हिज बैग। राहुल अपना बैग खो दिया है, तो हिज रिफर्स टू राहुल, हिज राहुल को रिफर करता है, तो राहुल इज द एंटीसीडेंट प्रोनाउन। अब देखिए यहां पे हिंदी भी जान लीजिए कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि नाम बार बार न दोहराया जाए। यदि संज्ञा को बार बार दोहराएंगे तो वाक्य बोझिल और अटपटा हो जाता है। उदाहरण के लिए रिया ने कहा है कि वो अपनी कॉपी लाएगी। जिस संज्ञा की जगह सर्वनाम आता है उसे उसका पूर्वगामी एंटीसीडेंट कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी में भी मैंने दे दिया है और हिंदी को मैंने पढ़ भी दिया है थोड़ा सा, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट रूल है, सॉरी, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, इसे एग्रीमेंट कहते हैं। ये जो इसका एक जो प्रोनाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, जो सामंजस्य से इसको कहा जाता है एग्रीमेंट। पहले इसकी डिफिनेशन जान लीजिए कि एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट का अर्थ है कि वाक्य के शब्द, विशेषकर कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया, वर्ब आपस में वचन, पुरुष या काल के अनुसार मेल खाते हो। एग्रीमेंट उसको कहा जाता है कि जिसमें जैसे देखिए नाउन है तो उसका वचन होता है एक वचन, बहुवचन, अर्थात सिंगुलर प्लूरल होता है।
फिर उसके बाद पुरुष या काल जो होता है वो समय होता है या किस समय में बात की जाती है, टेंस जिसको कहा जाता है, काल के माने टेंस के अनुसार मेल खाते हो। तो क्रिया, ये एक चीज हो गई, अनुसार मेल खाते हो। दूसरी चीज में याद है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदलती है। क्रिया अगर कर्ता जैसे रहता है, अर्थात ये बात आएगी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, एक वीडियो आएगा उसमें आप देखिएगा, इसको मैं डिटेल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदलती है। इन शॉर्ट, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट, वो अपने एंटीसीडेंट से जो है एग्री करना चाहिए, उसकी सहमति होनी चाहिए। जैसे उसमें नंबर है, जेंडर है, पर्सन है। जैसे नंबर में सिंगुलर पर्सन आता है, सिंगुलर और प्लूरल आता है, जेंडर आता है, पर्सन आता है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत एग्जाम्पल शानदार है। रिया फॉरगॉट हर बुक, तो ये देखिए, ये कहता है स्टूडेंट फॉरगॉट देयर बुक्स, तो ये हर बुक देयर बुक, और इसको इनकरेक्ट जो कह रहा है कि रिया फॉरगॉट देयर बुक। अब ये जो इसका एग्जाम्पल आया है कि रिया सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर ही प्रयोग होगा, ये भी सिंगुलर ही प्रयोग होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को देख लीजिए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फॉर क्लास 9th एंड 10th आर, बहुत से और भी प्रकार हैं, इसके 13-14 प्रकार हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 9 का वर्णन किया है। पर्सनल प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इनके बारे में हम प्रोनाउन के डिटेल वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे कि इनका क्या वर्णन है, ये क्या काम करते हैं, कहां इनका प्रयोग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगला जो टॉपिक आता है वो एडजेक्टिव का होता है। जैसे कि मैंने लिस्ट में ही बता दिया था कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, क्वालिफाइज, मोटिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो वर्णन करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है और गिव मोर इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और अलग से इंफॉर्मेशन देता है, उनकी क्वालिटीज को बताता है, उनको क्वालिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है, ये सारी चीजें। इट टेल्स अस व्हाट काइंड विच, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग बहुत से लोगों को पढ़ाते हुए सुने होंगे, लेकिन उसमें ये चीजें नहीं आती हैं कि ये इट टेल्स अस, ये हमें बताता है व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी और हाउ मच। इसमें जो है देख लीजिए, ये नंबर 1 टेल्स अस, क्या चीज, व्हाट काइंड है, नंबर 1 है, विच वन 2 है, और ये है हाउ मेनी, ये 3 है, हाउ मच ये 4 है। ये 4 तरीके से ये शो करता है एडजेक्टिव। अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, किसके बारे में, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में या थिंग्स के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप कहेंगे तो एन एडजेक्टिव एड्स ब्यूटी एंड क्लैरिटी टू अ सेंटेंस बाय गिविंग एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट द नाउन। ये क्या कहता है, अगर आप शॉर्ट में देखेंगे, सिंपल वर्ड में देखेंगे तो एडजेक्टिव जोड़ देता है, ब्यूटी जोड़ देता है, क्लैरिटी जोड़ देता है, फिर उसके बाद टू अ सेंटेंस, सेंटेंस में बाय गिविंग एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे करके वो सेंटेंस की ब्यूटी को और क्लैरिटी को बढ़ा देता है। विदाउट एडजेक्टिव्स ये क्या होता है, विदाउट एडजेक्टिव, जैसे शी हैज अ ड्रेस, देखिएगा शी हैज अ ड्रेस, उसके बाद विद एडजेक्टिव शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया। हियर ब्यूटीफुल डिस्क्राइब द नाउन ड्रेस, ड्रेस को डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए एडजेक्टिव है। आगे देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कम लोग इसको बताते हैं, लेकिन एक ये बिल्कुल परमानेंट नहीं। देखिए एडजेक्टिव यूजुअली कम्स, ये सामान्यता आता है, हमेशा नहीं आता है, कम्स बिफोर अ नाउन, अ टॉल बॉय, आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, जैसे द बॉय इज टॉल, ठीक ना, तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, और जो है दूसरे बिफोर नाउन आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी हिंदी डिफिनेशन है, देख लीजिए, हल्के से हिंदी डिफिनेशन भी देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है एडजेक्टिव के बाद जो मैंने आपको बताया था वो वर्ब है।
व्हाट इज अ वर्ब, ध्यान दीजिए डेफिनेशन इसकी देख लीजिए क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेज, पोजीशन, फीलिंग और अकरेंस इन अ सेंटेंस। देखिए ये क्या बताता है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो शो करता है एक्शन को। सबसे पहले बात आती है एक्शन की, स्टेट स्थिति की बताता है, पोजीशन स्वामित्व को बताता है, फीलिंग भाव को बताता है, या अकरेंस होने की जो है घटना को ये बताता है इन सेंटेंस। ये कई चीजें आती हैं, आप बहुत पढ़िए, बहुत अध्ययन कीजिए, किसी ने इतनी स्पेशल तरीके से डिफिनेशन नहीं दी है। ये मेरा चैलेंज है, किसी ने इतनी शानदार तरीके से डेफिनेशन नहीं दी है। आगे देखिए ये क्या कहता है, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। ये बताता है कि सब्जेक्ट करता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट हैज और व्हाट सब्जेक्ट फील्स। ये किन चीजों को बताता है, सब्जेक्ट करता क्या है, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट के पास क्या है, या सब्जेक्ट क्या महसूस करता है। तो इस प्रकार से ये भी चार चीजों को वर्णन करता है। वर्ब भी चार चीजों को वर्णन करता है कि ये करता क्या है, सब्जेक्ट करता क्या है, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट के पास क्या है, और सब्जेक्ट क्या महसूस करता है। अगर हम बात करते हैं, a sentence cannot be complete without a verb because the verb is the heart of the sentence। ये heart of the sentence है। It connects the subject to the rest of the sentence and gives meaning to the statement। ये क्या कहता है, ये connects करता है सब्जेक्ट को to the rest of the sentence, जो बाकी सेंटेंस हैं उनसे इनको कनेक्ट कर देता है, और गिव्स मीनिंग टू द स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट का अर्थ ये दे देता है कौन, वर्ब। ध्यान दीजिएगा, अ वर्ब कैन शो एक्शन, रन, राइट, इट, स्टेट इज, एम, आर, पोजेशन हैव, हैज, फीलिंग लव, हेट, अकरेंस हैपन, अकर। ये देखिए जो बात आई थी, ये चारों चीजों को मैंने यहाँ पे 5 चीजों को मैंने ये बता दिया है। ध्यान दीजिएगा कि एक एक चीज को मैं आपको बता दिया हूं, इतनी डिटेल तरीके से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बताता है। चलिए, विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस बिकम्स इनकम्प्लीट। बिना वर्ब के जो है सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। जैसे शी प्लेज क्रिकेट, प्लेज जो है एक्शन वर्ब है, ही इज हैप्पी इज स्टेट वर्ब है, दे हैव अ कार, हैव जो है पोजीशन वर्ब है, अर्थात वो उनके पास क्या है, उनके पास वो क्या रखते हैं वो बताता है। अगर आप हिंदी के माध्यम से जानना चाहते हैं तो ये हिंदी में डिफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब की, कि एडवर्ब क्या है। मैंने बता दिया हूं कि एडवर्ब अपनी भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो देखिए ये चीज आ गई है, इसको देख लीजिए क्या क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब। ध्यान दीजिएगा, मॉडिफाइज और डिस्क्राइब, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एन अदर एडवर्ब, या खुद दूसरे एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट हाउ। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। ये देखिए 5 चीजों के बारे में करता है, 1, 2, 3, 4 और 5 चीजों को के बारे में ये वर्णन करता है। समथिंग हैपेंस, हाउ कोई चीज, कैसे हुई कोई चीज, कब हुई, कहां हुई, कब कब होती है, या उस किस तरीके से वो एक्सटेंड करती है, किस तरीके से वो बढ़ती है, इन चीजों को ये बताता है कौन, एडवर्ब। व्हाइल एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड एडवर्ब, एन एडवर्ब, सॉरी यहां पे कामा है, एन एडवर्ब मेनली डिस्क्राइब द एक्शन और द मैनर ऑफ द एक्शन। जैसे देखिए यहां पे आ रहा है विदाउट एडवर्ब, विदाउट एडवर्ब है सी स्पीक्स, विद एडवर्ब सी स्पीक्स क्लियरली। नेक्स्ट आता है हियर क्लियरली टेल्स अस हाउ सी स्पीक्स। आगे देखिए, एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब, he runs fast। An adjective, she is very beautiful।
दूसरा है अनदर एडवर्ब, ही रन्स वेरी फास्ट, तो दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। मेनी एडवर्ब्स एंड इन एलवाई, देखिए ध्यान दीजिएगा कि बहुत से वर्ब, मेनी एडवर्ब, या सारे एडवर्ब नहीं, मेनी एडवर्ब्स एंड इन एलवाई, जैसे क्विकली, स्लोली, केयरफुली, बट नॉट ऑल एडवर्ब्स फॉलो दिस रूल। सारे एडवर्ब नहीं करते हैं, जैसे फास्ट है, वेल है, हार्ड है, कुछ है, ये सारे लोग नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग टीचर्स, हम लोग का जब पढ़ाई का जमाना था, हम लोग जब पढ़ते थे, जो हम लोग के इंग्लिश टीचर थे, वो कहते थे कि इंग्लिश में कोई रूल बहुत देर तक नहीं चलता है। तो खैर उनकी बात 100% राइट नहीं है, बहुत से रूल हमेशा उसमें फॉलो होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये होती है, जैसे यहाँ पे ये आया है। इसकी हिंदी डिफिनेशन देख लीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और ज्यादा डिटेल में हिंदी बता दूंगा। अगला आता है, ये देखिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है। तो प्रीपोजिशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए मैं अगला एक वीडियो डिटेल दूंगा। वैसे तो सभी डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको, जब तक आप इंग्लिश में इनको डिटेल नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अब ये कब आएगा इसको डिटेल, ये जरा देखिएगा। पहले इतनी चीजें जान लीजिए, इनकी मेन चीजें, मेन थीम को जान लीजिए। प्रीपोजिशन होता है संबंध बोधक अव्यय। क्या है इसको जानिए डिफिनेशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड एन अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो होता है एक शब्द होता है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड एन अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में कोई दूसरा शब्द आता है तो उस नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताता है। ध्यान दीजिएगा, इन अ सेंटेंस इट यूजुअली टेल्स अस अबाउट प्लेस। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बताता है हमें, सबसे पहले ये बताता है प्लेस के बारे में, ठीक। दूसरा होता है टाइम के बारे में, तीसरा आता है डायरेक्शन के बारे में, चौथा है काज के बारे में, पांचवा आता है मैनर के बारे में, छठवां आता है पोजीशन के बारे में और पोजीशन, ये इसी का ये है और पोजीशन के बारे में। ये कितने हो गए, ये नंबर 1 जानिए, 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। इन 6 चीजों को ध्यान दीजिए कि ये इट यूजुअली टेल्स अस अबाउट प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, काज, मैनर, पोजीशन और पोजीशन। ये जो है पोजीशन और पोजीशन को बताते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं जरा सा, तो अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। ये हमेशा नाउन के द्वारा फॉलोड किया जाता है और प्रोनाउन। द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन, जो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं कम्स आते हैं आफ्टर द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। जो नाउन या प्रोनाउन कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन के बाद वो आते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आई हुई है। थोड़ा सा आपके कैमरे के सामने मैं कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसका जो है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन आता है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ऑन प्रीपोजिशन, टेबल ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये क्या है, अंडर जो है प्रीपोजिशन है और ट्री जो है ऑब्जेक्ट है। एक बस वो जो है उसको एक पेड़ से, एक ऑब्जेक्ट से उसने जोड़ दिया है। आगे देखिए, प्रीपोजिशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में चीज किस तरीके से कनेक्ट है ये हमें प्रीपोजिशन बताता है। अगर इसकी हिंदी डिफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो ये इसकी हिंदी डिफिनेशन है। अगर आप इसको जो है और डिटेल डिफिनेशन जानना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन फॉर क्लास 9 10। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कंजंक्शन। इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। कंजंक्शन जो होता है क्या है इसको देखिएगा। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जानिए, क्या है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस आर कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज इन अ सेंटेंस। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग
लॉन्गर एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बाय लिंकिंग आइडियाज टुगेदर। देखिए ये दो सेंटेंस थे, मैं एक साथ पढ़ गया। कंजंक्शन एक शब्द होता है जो ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है वर्ड्स को, ध्यान दीजिएगा, किनको किनको कनेक्ट करता है, वर्ड्स को, एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से कनेक्ट करता है, या एक क्लास को दूसरे क्लास से कनेक्ट करता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। इट हेल्प्स, एक सहायता करता है, इन्फॉर्मिंग, ये इन्फॉर्म करता है, लॉन्गर एंड मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल होता है सेंटेंस बाय लिंकिंग आइडियाज टुगेदर। ये जो है लॉन्गर सेंटेंस को क्या करता है, फ्रेम कर देता है, फॉर्म बना देता है और उसे मीनिंगफुल बना देता है, मीनिंगफुल सेंटेंस में उसको परिवर्तित कर देता है बाय लिंकिंग आइडियाज टुगेदर। आइडियाज को एक जगह जोड़ करके वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देता है। विदाउट कंजंक्शन, जैसे देखिए सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, ध्यान दीजिएगा ये है यहां पे सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट। लेकिन अगर इसी को भी कंजंक्शन कर दिया जाए तो सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये और ज्यादा सुंदर सेंटेंस हो गया। वो गरीब है अपितु ईमानदार है। हियर बट कनेक्ट्स, यहां पे बट जो है कनेक्ट्स करता है टू आइडियाज एंड शोज कंट्रास्ट। ये जो है दो आइडियाज को तो जोड़ता है कि वो गरीब है और वो ईमानदार है, तो ये दोनों कंट्रास्ट भी दोनों को करता है, ईमानदार होते हुए भी, वो गरीब होते हुए भी ईमानदार है। आगे देखिए इसमें जो बात आ रही है, कंजंक्शंस इंप्रूव्स फ्लो ऑफ आइडिया, क्लैरिटी, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंस, लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सेंटेंस, और जो दे हेल्प अस एक्सप्रेस रिलेशनशिप सच एज एडिशन, कंट्रास्ट, रीजन, कंडीशन, चॉइस एंड टाइम। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये हमें कौन कौन सी चीजों को एक्सप्रेस करने में सहायता करते हैं। ये रिलेशनशिप को बताते हैं, किन किस चीज से रिलेशनशिप बताते हैं, सच एज एडिशन, जोड़ना, कंट्रास्ट भी बताते हैं, रीजन भी बताते हैं, कंडीशन भी बताते हैं, चॉइस भी बताते हैं और टाइम भी बताते हैं। तो ये 6 स्थान पे ये कंजंक्शन हमारा काम करता है। इसकी हिंदी भी आप देख लीजिए, अगर आपको हिंदी की आवश्यकता है तो हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। 9th 10th के स्टूडेंटों को प्राय जो हिंदी से मीडियम से पढ़ते हैं तो उनको हिंदी की भी आवश्यकता होती है। अब जो है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन यहां मैं लिखा हूं, लेकिन यहां पे मैंने दिया नहीं है, डिटेल वीडियोस में वो चीजें आएंगी। इसका ये आखिरी वाला पार्ट है, इंटरजेक्शन फॉर क्लास 9th और 10th है, या ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, इसमें आदि बोधक इसको कहा जाता है, इसे क्या है इसको देखिए। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ शॉर्ट एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, इमोशन, रिएक्शन और सेंटीमेंट्स। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो शॉर्ट एक्सप्रेशन को देता है, दैट इज यूज टू एक्सप्रेस, जो इस एक्सप्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सडन फीलिंग, कोई चीज को आप अचानक फील करते हैं उसके लिए, आपके अचानक इमोशन के लिए, रिएक्शन के लिए, और सेंटीमेंट्स जो है आपका सेंटिमेंटल थॉट्स को भी अगर अचानक बताना हो तो इनका प्रयोग होता है। ये जो है इसमें 4 चीजें आती हैं। इट मे शो जॉय, sorrow, surprise, anger, fear, pain, approval, greeting और excitement है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी चीजों को इनके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जॉय को, सारो को, सरप्राइज को, एंगर को, फियर को, पेन को, अप्रूवल को, ग्रीटिंग को, या जो है एक्साइटमेंट। ये पूरा मैं सिस्टम आपको बता दिया हूं, इन चीजों को ये एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन क्या होता है, इट यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए इसको। इसमें ये मार्क्स, हम लोगों के सर इसको बम्बैया लाठी बोलते थे। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन क्विकली एंड डायरेक्टली। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्विकली, तुरंत और डायरेक्ट तरीके से ये
एक्सप्रेस कर देता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल जो आता है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, अरे कितनी सुंदर पेंटिंग है, एलॉस ही इज नो मोर, अरे अफसोस ही इज नो मोर। अब जो है ये दुख प्रकट करता है। हुर्रा वी वॉन द मैच, बहुत बार हम लोग बचपन से इस सेंटेंस को सुनते आ रहे हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। ये अचानक एक्सप्रेशन देता है, जब मैच समाप्त होता है तो उसी का एक एक्सप्रेशन होता है, हुर्रा वी वॉन द मैच। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। आगे देखिए, इसका जो है, इन दिस सेंटेंस द इंटरजेक्शन शोज इमोशन बट आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये ग्रामेटिकली रिलेटेड नहीं है एक सेंटेंस से, इनको अलग कर दिया गया है। ये जो ग्रामेटिकल सेंटेंस है इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। अगर हम इसकी जो है अगर आप चाहते हैं हिंदी डिफिनेशन, तो हिंदी डिफिनेशन भी है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने एक्सप्लेन किया। ये मैंने आपको वादा किया था कि नई जो एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं स्पोकन इंग्लिश, और जो ग्रामर से रिलेटेड होगी, तो ये उसका पहला वीडियो है। आप जो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। और आप अगर सही और वास्तविक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको नए वीडियोस और आपकी उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।